नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के गठन को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्थापना दिवस के मौके पर सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा ने राज्य आंदोलनकारियों को सलामी दी। साथ ही 103 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का चेक भी बांटा। पूरे सूबे में जश्न का माहौल है, लेकिन इन धूम धड़ाकों के बीच असल सवाल यह है कि इन 12 वर्षों में विकास का पहिया कहां और कितना घूमा। पहाड़ों के हालात में कितना सुधार हुआ भी या नहीं हुआ। क्या ऊर्जा प्रदेश का जो सपना गठन के वक्त हमने देखा था वो पूरा हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो क्यों। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और दिखाएंगे आपको 12 वर्ष के उत्तराखंड की जमीनी हकीकत। बड़ा सवाल यह है कि 12 वर्ष के उत्तराखंड में हमने क्या खोया और क्या पाया। इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू जी जुड़ेंगे। हमारे साथ एमएम बहुगुणा साहब जुड़ेंगे, लखनऊ से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, आप कांग्रेसी नेता हैं। और हमारे देहरादून में स्थित रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल साहब जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके आपसे अपने इस 1 घंटे के विशेष कार्यक्रम में आज इस बारे में चर्चा की जाएगी कि उत्तराखंड के 12 वर्षों के गठन के इन 12 वर्षों में उत्तराखंड के लोगों ने, हमने आपने क्या खोया है और क्या पाया है, और क्वांटम खोने का ज्यादा है या पाने का। इस बड़े मुद्दे पर हम बात करेंगे। स्थापना के इन 12 वर्षों में उत्तराखंड में कई बार निजाम बदले, सबने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वायदों और दावों से दूर जनता आज भी मजबूरियों के साए में जी रही है। और हमारा सीधा सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है और क्यों है। माफ करना स्वामी जी, भगदा भी करना माफ, गुस्ताखी माफ तिवारी जी, सबसे जोड़े हाथ। पलक झपकते गुजर गए, देखो 12 साल, बदले ढेरों चेहरे, पर अब भी है बदहाल। आंसू सूखा पहाड़ का, ना जाने कोई तासीर, पर्वत को पिघला देंगे, पर समझे कोई पीर। खिले बहुत मैदान मगर पहाड़ रह गया सूखा। डफली सबकी अपनी अपनी, सियासी रंग अनोखा। माना तेरे वादे सच्चे, झूठे हैं पर हम भी नहीं। पत्थर को चमकाने को 11 बरस कुछ कम भी नहीं। बने विधाता निशंक जी, हालत हुई बदहाल। औरों को तो छोड़ दें, अपने भी नहीं निहाल। बहुगुणा जी अरदास सुनो, कर जोड़े जनता प्यारी, जाया मत होने देना, शहीदों का कर्ज है भारी। माना तब नादान थे, पर देर नहीं है अब भी बहुत। सबक सीख इतिहास से, कर सकते हैं न्याय उचित। लेकिन फिर ये सवाल है, क्या हो पाएगा ये सब कुछ? अपना पराया छोड़कर भर देंगे घाव दोबारा से, या मिल बैठेंगे ये सब फिर
फरियाने को अपना हिस्सा। फिर से जनता चीख रही, देर नहीं है अब भी बहुत, वक्त रहते संभल जा, बैलेट में है जोर बहुत, नहीं चाहिए गहमा गहमी, अपना उत्तराखंड सही। शहीदों का जो सपना था अपना भी है ठीक वही, अपना भी है ठीक वही। सबसे पहले हम देहरादून चलना चाहेंगे। अविकल थपलियाल साहब, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे राजनीतिक जो मित्र हैं, जो हमारे राजनीतिक बंधुगण हैं, इनको जमीनी तौर पर हकीकत से मैं पहले वाकिफ कराना चाहूंगा, और इसके लिए आपसे बेहतर विकल्प मेरे पास फिलहाल इस पैनल में कोई दिखता नहीं। मुझे बताइए, उत्तराखंड 12 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया? क्योंकि लगातार हम स्टोरीज अपने समाचार प्लस चैनल पर दिखाते हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब कुछ तो नहीं है वहां पर। इनमें से आप कोई एक चीज बता दीजिए ऐसी जो उत्तराखंड के लोगों को भरपूर हमने दी हो। कैसे मैं मान लूं कि उत्तराखंड सही दिशा में आगे जा रहा है? नेता जो चाहे वो कहते रहें, नेताओं की तो आदत है कहना। देखिए, ये जो मामले आपने कहे हैं ये अपनी जगह है, और जहां तक इन 12 सालों में उत्तराखंड ने जो पाया या खोया है, तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे भी और जनता से जो बातचीत हुई, जनता से जो फीडबैक मिला हमारी टीम को, कि प्रदेश ने अपनी साख खोई है। एक जो साख होती है, एक जो इज्जत बनती है, वो हमने इन 12 सालों में खोई है। पानी, स्वास्थ्य, स्कूल, ये सब बात की बात है, लेकिन हम पूरे देश में ये मैसेज देने में सफल नहीं रहे कि हम वाकई में एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले ही दिन से एक जो घोटालों की जो या फेरिस्त शुरू हुई थी, राजधानी निर्माण घोटाला हो या उसके बाद के घोटाले हों, तो जो साख पर लगातार बट्टा लगता चला गया, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। पानी तो पहुंच जाएगा, आज नहीं तो 10 साल बाद पहुंच जाएगा, बिजली भी पहुंच जाएगी, लेकिन जो खोई हुई इज्जत है, इसका दोषी कौन है? इसके कारण हमने तलाशने शुरू करे, और इसमें साफ तौर पे जो निकल के आया, जो गांव में बातचीत हुई है, लोगों से बातचीत हुई है, आम जनता से जो बातचीत हुई है, उसमें जो निकल के आया वो ये निकल के आया, जो पॉलिटिकल नेतृत्व रहा हमारा, ये बड़ा कमजोर रहा। और जब पॉलिटिकल नेतृत्व कमजोर होता है और इच्छा शक्ति कमजोर होती है, तभी नौकरशाही हावी होती है। और जितने भी विकास के ये काम थे, मूलभूत सुविधाएं थी, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं थी। आज भी पहाड़ में 2400 बस्तियों में पानी नहीं है। 2400 बस्तियां, गांव नहीं कह रहा हूं मैं, बस्तियों, क्योंकि डिपार्टमेंट इन्हें बस्तियों के रूप में मानता है। जी। और 8000 में आंशिक पानी है। स्कूलों में, आधे स्कूलों में टीचर नहीं है। डॉक्टरों में 2500 डॉक्टरों में 1200 है ही नहीं। तो हम किस दिशा में बढ़े? हमने क्या किया? ये सवाल लगातार 12 साल में मथ रहे हैं यहाँ की आम जनता को। जी, गोविंद पंत राजू के पास चलेंगे। गोविंद पंत साहब, आप भी उत्तराखंड से ही मूल निवासी ही हैं, अभी आप लखनऊ में बैठे हुए हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारिता में पिछले आप कई दशकों से सक्रिय हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आखिरकार क्या उत्तराखंड के लोग ये समझ रहे होंगे इस वक्त कि हमने जिस प्रदेश के गठन के लिए, जिस विकास के लिए अपनी जान गंवाई, अपने अपनों को खोया, छाती पर गोली खाई, लाठी डंडे खाए, आज भी मुकदमे झेल रहे हैं, हमको तो नेताओं ने बेवकूफ बना दिया, चौबे छवे बनने गए, दुबे बन के लौटे। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है इन 12 सालों में जो सबसे ज्यादा समस्या उत्तराखंड के साथ हुई है, वो ये हुई है कि जो उत्तराखंड का स्वाभिमान था, जिस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के लोग, इतनी बड़ी लड़ाई उत्तराखंड के लोगों ने लड़ी थी, और न सिर्फ राज्य की लड़ाई, अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो चाहे आजादी की लड़ाई का दौर रहा हो, चाहे आजादी की लड़ाई से पहले का दौर रहा हो, उन तमाम दौरों में उत्तराखंड के लोगों ने अपनी एक अस्मिता को और अपने आत्मगौरव को बहुत साफ दिखाया था। जहां बुराई थी, जहां समस्याएं थी, जहां गलतियां थी, जहां गड़बड़ी थी, जहां अत्याचार था, उसके खिलाफ लोग खुलकर सामने आए थे। लेकिन इस राज्य के बनने के बाद एक बहुत बड़ा आघात उत्तराखंड की जनता की
जो उसकी आकांक्षाएं हैं उन पर लगा है। और उसकी वजह है कि आज उत्तराखंड की जनता जो कभी लड़के लेंगे उत्तराखंड कहती थी, आज वो हताश अपने को महसूस कर रही है और बिल्कुल इस स्थिति में है कि उसको लगता है इस राज्य के बनने से उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसके सपने कहीं भी पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे एक बहुत बड़ा शून्य है। आज अब वो लड़ सकने की स्थिति में भी नहीं है। जो लड़ाई के जितने भी अलग अलग योद्धा थे, अलग अलग संगठन थे, आज उन सब में हताशा और निराशा है। उत्तराखंड के आम आदमी में हताशा और निराशा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन मूल सवालों को लेकर उत्तराखंड राज्य की मांग थी, उन सवालों के समाधान के लिए 0.1% भी कोई कोशिश नहीं हुई। राज्य बनने के बाद जो स्थितियां थी, जो जिस तरह का विकास होना है, वो एक सामान्य विकास है। उसका राज्य बनने या राज्य न अगर वो उत्तर प्रदेश में होता तब भी शायद ऐसी स्थितियां होती। तो राज्य बनने के बाद जिन सवालों को जिनका समाधान किया जाना चाहिए था, जिन सवालों के बारे में सोचा जाना चाहिए था, उत्तराखंड के आम आदमी के जो सवाल थे उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। आज भी अगर हम कहते हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये बहुत मुझे लगता है कि ये बात के सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज हम क्या उत्तराखंड के गांवों को बचा पाने में सफल हुए हैं? क्या आज उत्तराखंड के गांवों में जिस तरह का पलायन हो रहा है, जिस तरह से खेती, जो वहां का एक मूल लोगों का रोजगार था, लोगों का जमीन से जुड़े रहने का सबसे बड़ा सिलसिला था, वो चौपट हो गई है। जंगली जानवरों और तमाम दूसरी वजहों से लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। क्या इन सवालों के समाधान के लिए नए राजनीतिक जो विकल्प हमारे पास था, अपना राज्य, उसने कहीं सोचा? तो मुझे लगता है कि इन सवालों को सोचा ही नहीं गया। बहुगुणा जी, इन सवालों को सोचा ही नहीं गया तो फिर राज्य गठन किसके लिए हुआ? क्या नेताओं की बंदर बांट के लिए हुआ? क्या उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने अपने पार्टी के लोगों का हित साधना, क्या इसके लिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? क्या इसके लिए लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी? हम शहीदों के नाम पर मूर्तियां बनाते हैं, हम उनके फोटोज पे माला चढ़ाते हैं, मीडिया कैमरों के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। क्या इतने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है, उसकी जो मांग थी, उसके मूल में ये था कि इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। हाँ। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था और जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनकी ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एक उपेक्षापूर्ण रवैया होता था जो यहाँ सत्ता में बैठे लोग होते थे। तो इसके विरुद्ध लोगों में ये भावना हुई कि हमारा अपना राज्य होगा तो इसका विकास चौमुखी विकास होगा, ज्यादा तेजी से विकास होगा। इसके लिए लोगों ने ये मांग रखी कि हमारा राज्य बने। जब उत्तरांचल राज्य बन गया, अब उसके बाद भी अगर हम उसी स्थिति में हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये राजनीतिक दलों के लिए हो या हम लोगों के लिए, किसी के लिए भी हो। लेकिन जब अगर हम उस स्थिति में, जैसे ये था कि ये माना जाता था कि छोटे राज्य में विकास ज्यादा अच्छे ढंग से हो सकता है, ज्यादा जल्दी विकास हो सकता है। इसमें हमारे सामने उदाहरण हिमाचल का था, उदाहरण हमारे पास हरियाणा का था। लेकिन आज जो स्थिति है, उस स्थिति में 12 साल में हमें जहां होना चाहिए था, आज इससे देखिए, मैं सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये मानता हूं कि अगर उत्तरांचल के लोग ये कहने लगे कि साहब इससे अच्छा तो हम उत्तर प्रदेश ही में थे, तो मैं समझता हूं कि ये है। अगर मैं देहरादून जाता हूं, मैं पहाड़ भी जाता हूं, तो वहां पे आम तौर पे लोग कहते हैं कि इससे अच्छा था भाई हम लखनऊ में होते, उत्तर प्रदेश में होते, लखनऊ जाते, अपने काम कराते आते। बहुगुणा जी, चूंकि आप आम लोगों की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं अपने सहयोगियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा हमारा फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। हम चाहते हैं कि हम आम लोगों को लाइव जोड़ें। उत्तराखंड के लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं या उत्तराखंड के बाहर प्रवास करते हैं, चाहे गोविंद भाई की तरह हो, बहुगुणा जी की तरह हो, वो लोग भी हमें फोन करें जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और अपनी ईमानदार प्रतिक्रिया जताएं। अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, उत्तराखंड में संसाधन फुल, फिर भी बिजली गुल। मेंढ गांव एक ऐसा गांव है जहां पे आजादी के 65 वर्षों बाद भी बिजली नहीं पहुंची, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क नहीं पहुंचा। इसके अलावा खत्ता में रहने वाले 300 परिवार ऐसे हैं जिनको आप अपना नागरिक मानते ही नहीं। उत्तराखंड के लोगों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरी नेता बिरादरी से मेरा सवाल है, आपने दिया क्या है मान्यवर अग्रवाल साहब? जी अग्रवाल साहब, हेलो। जी जी जी, उत्तराखंड के लोगों को आपने दिया क्या? आप वजह फरमा रहे हैं। तो पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा, आज ये एक परिचर्या है और मुझको नहीं लगता मुझे
मात्र अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का अधिकार है। मुझे आप सब लोगों की जिनको चिंता इस राज्य की है उनकी चिंता के प्रति भी मुझे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। और ये बात स्पष्ट है कि आज भी जो विकास की भूख थी हमारी, वो भूख आज भी शांत नहीं हुई। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सिर्फ मात्र ये कह देना कि कुछ नहीं हुआ, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। अग्रवाल साहब, विकास चलता नजर तो आए, बड़ा सवाल ये है, अंटी में 1 रुपए था, अंटी में 1 रुपए था, अंटी में 1 रुपए था। अगर वो ₹1.25 ना होता, 1 ही रुपए होता तो मैं मानता कि सब कुछ ठीक ठाक था। वो अंटी का 1 रुपया भी चला गया उत्तराखंड के लोगों के हाथ से, सरकारी झुंझुना पकड़ा दिया। राजनीतिक लफाजी इतनी ज्यादा हुई कि उत्तराखंड के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसको इतनी बात को मैं वाजिब नहीं समझूंगा। हाँ। स्पष्ट है कि जब राज्य का निर्माण हुआ था तो मात्र 1050 करोड़ की हमारी वार्षिक योजना थी। आज हमारी वार्षिक योजना 8000 करोड़ से ऊपर की है। और भ्रष्टाचार कितने करोड़ का है? संसदीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार कितने करोड़ का है? जो होता है मिसमैनेजमेंट कितने करोड़ का है? द्वारा ही नापा जाता है। ये भी मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा। जी रावत जी, सरकार तो आपकी भी रही है, जी जी, एक से बढ़कर एक घोटाले हुए, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार हुए, सीएजी की रिपोर्ट आई, अदालतों से सरकारों को फटकार लगी, आम जनता हैरान परेशान है। आप टिहरी लोकसभा उपचुनाव की जीत में खुद अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, मगर बड़ा सवाल वही है कि मान्यवर उत्तराखंड बनाकर क्या उत्तराखंड वालों ने नेताओं को लूटने खसोटने का और अपनी जेबें भरने का लाइसेंस दे दिया है? जनता ये पूछती है। अतुल जी, हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन आपको भी इस बात से सहमत होना होगा कि आज राज्य बनने के बाद अगर हम तुलना करें उत्तर प्रदेश के समय की और उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य बनने के बाद की, तो निश्चित रूप से यहां के जो विकास है उसने कुछ न कुछ गति जरूर पकड़ी है। आज हमारे प्रत्येक न्याय पंचायत पर सड़क पहुंची है, प्रत्येक न्याय पंचायत पर। आज हमारे जो मुख्य मार्ग हैं वो उनका चौड़ीकरण हुआ है, बद्रीनाथ तक हुआ है, गौरीकुंड तक हुआ है, यमुनोत्री मार्ग हो, गंगोत्री मार्ग हो। आज यहां पर पर्यटन बढ़ा है। आज यहां पर जो हमारा एक्सपोर्ट है, चाहे फलों का होगा, चाहे बीज का होगा, चाहे सब्जियों का होगा, वो बढ़ा है हमारा। हमारी जो पशुपालन है उसमें भी वृद्धि हुई है। अच्छा, एक काम करते हैं रावत जी, एक काम करते हैं, जो भी आंकड़े बता रहे हैं, पहले एक बार अमिताभ अग्निहोत्री जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं जनता से बात करूंगा और जनता की राय उससे आप का परिचय कराऊंगा। और आपके जो दावे हैं, मैं जनता जनार्दन से गुजारिश करता हूं कि आप हमें बहुतायत से फोन करें और जो हमारे नेता हैं, जो हमारे भाग्य विधाता हैं उत्तराखंड के, जरा इनके दावों की तस्दीक की जाए। सितारगंज से प्रदीप हमारे साथ हैं, लेकिन पहले मैं अमिताभ जी के पास चलूंगा। अमिताभ जी, देखिए, 300 साल से पहले कबीर ने लिखा इस देश में, सुरेंद्र अग्रवाल जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए मैं कह रहा हूं ये कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। आप योजना प्लान आउटले, योजना आयोग की चिट्ठी, तिवारी जी का मेमोरेंडम, बोगड़ा जी का ज्ञापन बता सकते हैं, मेरा इसमें यकीन नहीं। मैं तो सीधे जमीन पर जनता से पूछता हूं कि खुश हो भाई, उसके कंधे पे हाथ रख के पूछता हूं कि तेरे घर तक रोशनी आई क्या चल के? तो वो मुझसे कहती है जनता वहां की कि किसको थी उम्मीद कि जब रोशनी जवा होगी तो कल के बदनाम अंधेरों पे फिदा होगी। ये समस्या है, ये समस्या है। मैं इस पे यकीन नहीं रखता। मैं चिदंबरम और मोंटेक सिंह की भी शैली से कभी सहमत नहीं हुआ कि सेंसेक्स और निफ्टी का सूचकांक दिखा के आप हमको हिंदुस्तान समझाएंगे। विकास और आउटले के प्लान के कागज दिखा के प्रदेश समझूंगा मैं नहीं। जमीन पर खड़ा होकर पूछता हूं कि कहां विकास हुआ। और मैं सुरेंद्र अग्रवाल जी ने एक बात कही, उसका भी उत्तर दूंगा।
सुरेंद्र जी ने कहा कि विकास हुआ, हां हुआ, मैं इससे सहमत हूं। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा सड़कें बनी, सहमत हूं। लेकिन मुझे बताइए 1940 का जो उत्तर प्रदेश था वो 60 में नहीं रहा, 60 का 80 में नहीं रहा, और 80 का 2000 में नहीं रहा, और 2000 का 2012 में नहीं। वो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन वह विकास जो आज नीतीश ने बिहार में किया वह सामान्य प्रक्रिया से हटके विकास होता है। मेरा प्रश्न यह है कि उतना विकास तो सहारनपुर का भी हुआ जो आपके बगल में लगा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। वह विकास जिसके लिए उत्तराखंड की जनता बेचैन थी, उसको लगता था कि हमारी खुद मुख्तारी हमारे हाथ में आनी चाहिए, हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जी ने कहा कि नियति से साक्षात्कार है ये भारत का। वो नियति से साक्षात्कार था जब वाजपेयी ने 3 स्टेट दिए। वो साक्षात्कार पूरा नहीं होता। मैं एक बात जानना चाहूंगा, देहरादून में लूट हो या लखनऊ में लूट हो, इससे आम जन को क्या फर्क था? क्यों हुआ आंदोलन? जब लूट ही होनी थी तो देहरादून में हो या लखनऊ में हो, गरीब के घर तो जाना नहीं पैसा। किस लिए आंदोलन? वो आंदोलन इसलिए हुआ कि नहीं, शायद लखनऊ हमको समझ नहीं पाता, उसकी आंख में नमी नहीं है हमको लेकर, इसलिए समस्या हुई। और हालांकि मैंने सुबह कहा था इस कार्यक्रम की, जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तब भी मैं 1 घंटे साथ था, तब मैंने कहा था गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, विजय बहुगुणा जी के पिताजी साकेत के बाबा, केसी पंत, ये 5 लोग बड़े नेता रहे हिंदुस्तान में। उत्तराखंड का क्या हुआ? तमाम लोग उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे उत्तराखंड से, जिसमें निशंक भी है, हरक सिंह भी है, भुवन चंद खंडूरी बड़े हाई प्रोफाइल मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार में। उत्तराखंड का क्या हुआ? तो सवाल यह है कि नारायण दत्त उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तब उत्तराखंड का अगर विकास नहीं हो पाया तो फिर यहां मुख्यमंत्री होकर फिर क्या विकास हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल उठता है। जी, सितारगंज चलेंगे। प्रदीप जोशी एक दर्शक हमारे साथ हैं। प्रदीप भाई स्वागत है आपका, अपनी बात कहिए। जी बहुत बहुत नमस्कार रतुल जी। नमस्कार भाई साहब जी। मैं एक ही चीज उदाहरण दूंगा कि आप पूछ रहे हैं कि विकास 12 साल में उत्तराखंड का क्या हुआ। हेलो जी अपनी बात कहिए जोशी जी। बोलिए जी। आप पूछ रहे हैं कि विकास उत्तराखंड में 12 साल में हुआ या कितना हुआ, या हुआ भी या नहीं हुआ। तो मैं तो एक ही मिसाल देना चाहूंगा। 12 साल पहले के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के मकानों की तस्वीरें देख लीजिए, और 12 साल बाद उनके मकान कितनी आलीशान कोठरियों में बदल गए, इतना देख लीजिए। नहीं तब लगता है प्रदीप जी वो विकास तो पूरे देश में हो रहा है। नेता, मैं एक उदाहरण दे दूं, फिर अगला कॉलर रतुल लेने आप। तमिलनाडु में गोविंद जी, तमिलनाडु में एक विधायक है, उनकी ग्रोथ रेट सुन के ओबामा बेहोश हो गए। उनकी ग्रोथ रेट 1100% की है। मनमोहन सिंह परेशान 10%, अविकल जी 10% ग्रोथ रेट भारत की नहीं आ रही, विधायक जी की 1100% की ग्रोथ रेट। हालांकि मनमोहन सिंह की संपत्ति डबल हो गई जरूर है, उनका तो 100% है, लेकिन एक विधायक इतना चमत्कारी 1100%। ये देखिए, ये जनता है जो पूछ रही है कि गांव में बिजली नहीं पहुंची, अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंचा, स्कूल में मास्टर नहीं पहुंचा, लेकिन विधायक जी की संपत्ति 500 गुना 400 गुना बढ़ गई। देहरादून से मुकेश है। मुकेश भैया अपनी बात कहिए। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार भाई साहब। सर मैं बताना चाहता हूं कि जितना ये उत्तरांचल बनाया कि उत्तराखंड का जो इन्होंने निर्माण किया, केवल सिर्फ इसलिए किया है कि इनको अपनी जो अपनी नेतागिरी केवल उसकी रोटी सेकनी है। इन्होंने काम किया क्या ये बताइए। आज ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बोल रहे हमने रोड बनाई, क्या रोड बनाई है इन्होंने? इनको पूछो कि बद्रीनाथ हाईवे के क्या हाल है, केदारनाथ हाईवे के क्या हाल है। और जो आपका ये हाईवे है, जो गंगोत्री हाईवे है, उस हाईवे पे 1 साल पहले मैं रह के आया हूँ। आप वो भटवाड़ी से आगे गंगनाली से ऊपर सुक्की जो टॉप है, क्या स्थिति हो रखी है रोडों की, क्या काम किया इन्होंने? आज ये बोले 5 साल इन्होंने किया। पानी के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया? हरिद्वार ये बोले कि पहाड़ में, आप बोले कि उस गाँव में बिजली नहीं है। ठीक बात है। रावत जी, अग्रवाल जी, कृपया कागज पेन लेके जरा ये सारी बातें लिखते जाइए, क्योंकि जनता है ये। आप हमारे सवालों का जवाब दें ना दें, आपको आजादी, लेकिन जनता के सवालों का तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वोट की जो चोट है वो अच्छे को घायल कर देती है। टिहरी लोकसभा चुनाव में देखा ही आपने, कितने बड़े बड़े घायल हुए साहब। और वोट मित्र योजना के परिव्यय के कागजों पर नहीं मिलेगा। हाँ, वोट तो जनता देखेगी, विकास तो देगी। पिथौरागढ़ से ललित हैं। ललित भैया अपनी बात कहिए। मैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछना चाहता हूं कि आज सुबह मैंने एक आपके समाचार प्लस के अंदर एक न्यूज देखी थी। पालम झलानी करके कोई जिला चमोली के अंतर्गत कोई दूर क्षेत्र है जी। तो वहाँ की तस्वीर देख के मुझे अपने आप पर जो है तरस आया, रोना आया। और मैं ये देख रहा था
कि आज भी जो त्रिवेंद्र जी कहते हैं कि हमारा विकास हो चुका है, मैं माननीय त्रिवेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या विकास किया? आप लोग तो हवाई जहाजों में उड़ते रहे और गाड़ियों में दौड़ते रहे। नहीं, और जब आपदा आती है तो मंत्री, विधायक, सांसद लंदन में ओलंपिक देखने जाते हैं। खेल प्रेम कितना अद्भुत है, कितना उद्भट खेल प्रेम है उत्तराखंड में भाई। जी, अजीब खिलाड़ी है। नैनीताल से मनोहर हमारे साथ है। मनोहर भैया अपनी बात कहिए प्लीज। आप टीवी मत सुनिए, टीवी घर वालों को सुनने के लिए दीजिए, आप हमसे फोन पे बात कीजिए भैया, वरना आवाज इको करेगी आपकी। जी भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार भैया, अपनी बात कहिए। तो ये जो उत्तरांचल राज्य की मूल अवधारणा है वो पहाड़ी राज्य की है। तो पहाड़ी राज्य की अवधारणा जब तक उत्तरांचल का विकास हम नहीं मान सकते, जब तक इसकी राजधानी उत्तरांचल में कहीं नहीं बनाएंगे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। दोबारा आप कॉल लगाइए, दोबारा आपका कॉल जरूर लूंगा मैं। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुद्रप्रयाग से। अमित भाई अपनी बात कहिए बहुत जल्दी से। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहते हैं विकास हो गया, विकास हो गया, विकास कहाँ हुआ? देहरादून में अगर फ्लाईओवर बने तो सारे गढ़वाल का विकास हो गया। सड़कें टूटती हैं, अगर वो बीआरओ के अंडर में नहीं हो तो मैं सोचता हूँ कभी सड़कें ठीक ही नहीं होंगी हमारे यहाँ की। और अभी आपदा आई थी उकीमठ में, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी काजू खा रहे थे। महेश हमारे साथ एक और दर्शक है। मैं चाहता हूं कि अब दर्शक हमारे थोड़ा धैर्य ले लें और जरा हमारे बहुत सारे मेहमान, इनसे हम बात कर लें। फोन लाइन जैम हो गई भाई। हमारी 300 फोन लाइन्स हैं और हमारा टोल फ्री नंबर है और हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि भैया पानी पी लेने दो और आप बाकी मेहमानों से बात कर लो। महेश पिथौरागढ़ से अपनी बात बहुत जल्दी से कहिए महेश भैया। जी सर, ये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अमिताभ अग्निहोत्री जी आपको भी नमस्कार। नमस्ते भाई। आज हमको ये लगता है साहब कि हम इन राजनीतिक पार्टियों से जुड़ना और अपने आप के लिए एक शर्म की बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड आज 12 साल में अपनी दम तोड़ रहा है। गांव में सड़क नहीं है और गांव में बिजली नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। गंगोली का एक दूरस्थ गांव है धारी धुमला कोट, और वहाँ और धारी धुमला कोट और बागड़ ऐसे दर्जनों गांव हैं, वहाँ सड़क आज तक नहीं पहुंच पाई है, न वहाँ बिजली है। ठीक बात है। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आप हमें फोन करें लेकिन 5-7 मिनट बाद, ताकि मैं आपके जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब माननीय अग्रवाल साहब, माननीय रावत साहब से ले लूं। रावत साहब पहले मैं आप ही से बात करूं, चूंकि आपको लोग ज्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए फोन कॉल बहुत ज्यादा आए हैं। जी। लोग पूछ रहे हैं एक ही सवाल कि जरा बता दीजिए विकास कहां हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, आप हो सकता है कि ये कह सकते हो कि साहब आप लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, कमी निकालना आपका काम है, ये है फलाना ठिकाना। जनता कह रही है। अतुल अग्रवाल, अमिताभ अग्निहोत्री, अविकल थपलियाल साहब, बहुगुणा साहब या हमारे गोविंद पंत राजू साहब नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। आपकी जनता है ये। ठीक ऐसा है अतुल जी कि विकास हो रहा है, हमने ये कहा है। विकास ने गति पकड़ी है, ये हमने कहा है। लोगों को नहीं दिख रहा। मैं बड़ा चकित हूं। संपूर्ण विकास हुआ है, ये तो कहना अभी मुमकिन नहीं है। जो विकास हुआ है मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे राज्य बनने से पहले हमारे यहां, मैं देहरादून जिले का ही एक उदाहरण आपको देता हूं कि चक्रवता क्षेत्र में 130 विद्यालय ऐसे थे कि जिनमें शिक्षक ही नहीं थे। एक एनजीओ के माध्यम से वो विद्यालय चल रहे थे। आज सारे के सारे विद्यालयों के ताले खुले हैं, उनमें आज शिक्षकों की नियुक्ति है। आज जो हमारी, मैंने कहा कि अभी आज से 3 साल पहले हमारी 90 न्याय पंचायतें ऐसी थी कि जहां पर सड़कें नहीं थी, आज वहां पर सड़कें पहुंची। यानी कि जो 670 न्याय पंचायतें राज्य की हैं, वो सबकी सब सड़कों से जुड़ी हैं। आज हमारा औद्यानिकी विश्वविद्यालय इस राज्य में बना है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस राज्य में बनी है, सैकड़ों कॉलेज और एक शिक्षा के हब के रूप में। अरे आपको विकास का अलादीन का चिराग मिल गया, तब भी लोग वहां से पलायन क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। आज भी जनता अलग अलग मुद्दों पर सरकार के कामों को खारिज क्यों कर रही है। जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, वो एक व्यक्ति ने कितना बढ़िया बात कही कि हाँ विकास हुआ है मान्यवर, लेकिन विधायकों के घरों का नक्शा बदल गया, छोटी गाड़ी की जगह लंबी गाड़ी आ गई और बच्चे और जो उनके घर की महिलाएं और जो उनके सदस्य हैं वो विदेशों में घूम रहे हैं।
अगर ये विकास की परिभाषा है तो वाकई बहुत विकास हुआ उत्तराखंड में और आप सब लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। त्रिवेंद्र जी एक मिनट, आप और अग्रवाल साहब दोनों से मेरा एक बहुत विनम्र सवाल है, जनता और आपके परसेप्शन में इतना अंतर क्यों? लोकशाही में ये अंतर ठीक नहीं। जनता मालिक है आपकी, आपका इन्विजिलेटर कौन है? जनता ही है ना। आपने कहा कि आप ही कॉपी लिखोगे और आप ही नंबर दे दोगे, आप ही इम्तिहान दोगे और आप ही अपने को अंक भी दे दोगे। ऐसा ना करिए हुजूर, ये लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र में इन्विजिलेटर जनता है। त्रिवेंद्र जी, या आप ये दावा करते हैं जनता झूठ बोल रही है? तो जनता जो मार्क्स दे रही है वो बता रहे हैं कि आप फेल है, आप कह रहे हो मैं डिस्टिंक्शन से पास हूं। ये कंट्राडिक्शन क्यों? ये नहीं होना चाहिए ना। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप कर रहे हैं, माफ करना, नहीं ऊँट की चोरी निहुरे तो होती नहीं। विकास हो जाए और जनता को नहीं दिखे, ये तो होगा नहीं। विकास हो और जनता को नहीं दिखे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अतुल जी, उत्तराखंड की विकास दर इस समय 9 पे है, 2005-06 में 14 पे थी। तो विकास दर हो सकता है आम आदमी की समझ में ना आए, कई पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आए, ठीक बात, लेकिन 14 से 9 एक सीधे सी गिनती है कि 14 थी, अब 9 आ गई है, सीधा सीधा फंडा इसे समझ लीजिए। तो अगर विकास हुआ या कहीं सरकार पहुंची है, जनता के दुख दर्द उसने दूर करे हैं, तो ये इस आंकड़े में इतना अंतर क्यों आया? ये भी सरकारी आंकड़ा है जो मैं बता रहा हूं। अविकल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और अमिताभ जी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, ब्रह्म सवाल है। ये एक यक्ष प्रश्न है कि साहब नेताओं और जनता के बीच के विचारों में इतना मतभेद क्यों? उनकी सोच में इतना भारी अंतर क्यों? आप कहते हैं विकास हुआ, जनता कहती विकास नहीं हुआ, इतना विरोधाभास क्यों? मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। भाई जिसे मैं रबड़ी खिलाऊंगा वो कितना भी झूठ बोलेगा, ये तो कहेगा ना बाहर जाके कि खाना खिलाया रावत जी ने, रबड़ी ना भी बताए। तो जनता कम से कम ये तो बोले कि हाँ विकास की गति तेज है लेकिन और विकास होना चाहिए। वो तो करेगी जी जो सपने लेके चले थे, कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। ये समस्या है। जैसा अभी हमारे बहुगुणा जी कह रहे थे, उम्रदराज साथी हैं हमारे, उन्होंने कहा कि आज लोग ये बात करने लगे कि भैया इससे भले तो उत्तर प्रदेश में थे। अगर ये बात होने लगे तो सोचिए उस आंदोलन के प्रति इससे बड़ी कोई टिप्पणी हो सकती है क्या? इतने कुर्बानियां हुई, ये सोच क्यों डेवलप हुई? और जब भारत के में लोग ये कहते हैं कि गोविंद पंत, जब भारत में लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था, तो मैं उस टिप्पणी को जवाहरलाल से लेकर मनमोहन सिंह तक के खिलाफ एक स्ट्रक्चर मानता हूं। जनता को ये क्यों सोचना पड़ा? उत्तर प्रदेश में शासन ठीक था, उत्तर प्रदेश में अच्छे थे, ये अगर उत्तराखंड की जनता आज सोच रही है जैसा कि एम बहुगुणा साहब कह रहे थे, तो ये आप लोगों के खिलाफ स्ट्रक्चर है। अग्रवाल साहब, है कि नहीं? अब इसको निश्चित रूप से आप स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, पर यह कह देना कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, ये भी बेमानी है। मुझको लगता है आधा गिलास तो खाली है। किसी ने भी देखिए, विकास तो ऐसी प्रक्रिया है कि सारे नेता, सारी विधानसभाएं, सारी लोकसभाएं, सारे ब्यूरोक्रेट तिरोहित कर दीजिए तो प्रकृति खुद भी चक्र चलाती है विकास का। पाषाण युग से आगे बढ़े और पहिया आया और पहिए के बाद बिजली आई, तो उसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक योगदान सांसद और विधायकों का थोड़े ना समय था। प्रकृति ने किया ना, आदमी ने किया, तो उतना विकास तो होगा ही होगा, वो प्रश्न नहीं है मित्र। पेड़ आज लगा दोगे तो 10 साल में फल देने लायक तो हो ही जाएगा। वो विकास तो प्रकृति भी करती है, इतिहास गवाह है। चलिए, जवाब नहीं है शायद कोई, आप लोग जवाब सोच लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, ब्रेक के तुरंत बाद लौट के आते हैं और इस चर्चा को जहां से छोड़ के जा रहे हैं इसी जगह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज जवाब लेने का दिन है। उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, अपने पत्रकारिता के धर्म के लिए आज स्वयंभू भाग्य विधाताओं से जवाब लेने का दिन है, क्योंकि 12 वर्ष बीत गए, कितना वर्ष और लगेगा उत्तराखंड के लोगों को विकास के लिए, यह समझना बहुत बड़ा सवाल है और बहुत जरूरी भी है।